गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे सभी लोग? बढ़िया। चलिए, आज जो है कि हमारा जो मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने अभी तक भारत पर जो है कि अरबों का आक्रमण हुआ था उसको कवर किया। देन इसके बाद हमने देखा कि भारत पर लगभग 1000 ईस्वी के आसपास तुर्कों का आक्रमण होता है, और उस तुर्कों के आक्रमण के क्रम में हमने देखा कि महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी जैसे हमने शासकों को, यानी युवा शासकों को हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट टाइम जब हमने लास्ट की जो वीडियो थी उनमें हमने देखा था कि जो मोहम्मद गौरी का जो अभियान था, लास्ट का जो अभियान था, वो एक खोखर जाति के विरुद्ध था। ठीक, तो उससे पहले देखा था हमने कि जैसे ही उसने जो है कि दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण करने के क्रम में उस समय दिल्ली पर जो है शासन कर रहा था, कौन कर रहा था? पृथ्वीराज चौहान। और मोहम्मद गौरी के पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होते हैं, जिसे हम तराइन के युद्ध भी कहते हैं। तराइन का जो फर्स्ट बैटल है वो मोहम्मद गौरी वर्सेस आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें आपका पृथ्वीराज चौहान विजय रहा था। और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें आपका जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। इसमें क्या होता है? उसमें आपका मोहम्मद गौरी विजय होता है। तो मोहम्मद गौरी विजय होता है, तो वहीं से आपको एक बात पता पड़ी होगी कि उस विजय के दौरान जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। उस विजय की जो खासियत थी वो उस विजय की जो उपलब्धि थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाती थी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर अब जब तुर्कों का आक्रमण भारत में हो गया और तुर्की मुसलमान भारत में प्रवेश कर गए, तो अब यहाँ पर भारत में होगा क्या कि तुर्कों की सत्ता स्थापित होगी। और उस सत्ता स्थापित होने के क्रम में भारत में यानी दिल्ली सल्तनत का काल आएगा। मध्यकालीन भारत की आज की जो लेक्चर की सीरीज है उसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत, जो आपका 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम। यहाँ पर होता क्या है कि दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना होती है, तो वहाँ पर अलग अलग शासकों ने यहाँ पर शासन किया और शासनभार संभाला। और उसी शासन करने के क्रम में एक शासक होता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर आपके गुलाम वंश या ममलूक वंश की स्थापना करता है। तो आपको पता है कि कुतुबुद्दीन कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही नहीं, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद गौरी के जो थे 3 गुलाम हुआ करते थे। पिछली क्लासों में हमने ये पढ़ा था। पहला गुलाम इसका यालदौस था, दूसरा कुबाचा था, तीसरा ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। हुआ क्या था? जब मोहम्मद गौरी ने भारतीय क्षेत्रों को विजिट किया और विजिट करने के बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद होता क्या है कि मोहम्मद गौरी के कोई उत्तराधिकारी ना होने के क्रम में क्या करता है, जो ये तीनों गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के तीनों गुलाम थे, इन गुलामों ने मोहम्मद गौरी के साम्राज्य को बराबर बराबर भागों में बांट लिया। और इसी क्रम में होता क्या है कि जो यालदौज है, यालदौज ने गजनी साम्राज्य को ले लिया। ठीक है, कुबाचा ने सिंध और मुल्तान प्रांत के राज्य क्षेत्रों को ले लिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बचे हुए राज्य यानी भारतीय क्षेत्रों को ले लिया। ठीक है, तो अब इसी क्रम में भारत में यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम गुलाम वंश और ममलूक वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रथम शासक किसको पढ़ेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे, जिसका कार्यकाल होता है आपका 1206 ईस्वी से लेके 1210। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जो गुलाम वंश हम पढ़ेंगे तो गुलाम वंश के अंतर्गत कुछ इतने सारे जो शासक वर्ग हुए यहाँ पर शासनकर्ता, तो उनकी जो मैंने लिस्ट यहाँ पर लिख दी है, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, हमारे लिए सिर्फ हम उन्हीं शासकों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आप अपने स्तर पर इनको पढ़ सकते हो। हम पढ़ेंगे भैया कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे। ठीक है, इल्तुतमिश को देखेंगे, उसके बाद रजिया सुल्तान देखेंगे। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे आपका जो है कि गयासुद्दीन बलबन देखेंगे,
फिर इनके जो लास्ट के जो शासक है मोइनुद्दीन, कैकूबाद, फ्यूमर्स, इनको देखेंगे थोड़ा सा। ठीक, तो इनकी ये परिवार वालों की लिस्ट हमने यहाँ पे लिख दी है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं गुलाम वंश और गुलाम वंश या ममलूक वंश। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इनके नाम पे जाते हैं कि जैसे कि गुलाम वंश और इसको हम ममलूक वंश क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो गुलाम वंश की बात तो ये हो जाएगी कि भाई ये जो है कि मोहम्मद गौरी के गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस आधार पर जो गुलामों की सीरीज यहाँ से चलती जा रही है, यानी कुतुबुद्दीन के कुछ गुलाम आगे आएंगे। ठीक है, तो ये गुलामों की सीरीज चलती जा रही है, इस कारण से इसको गुलाम वंश भी कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, इस वंश को ममलूक वंश भी कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ममलूक वंश के अलावा इस वंश को आरंभ की यदि बात करें तो आरंभ में इस वंश को किस नाम से जानते थे, दास वंश भी कहते थे भैया। अब दास वंश भी कहते थे। अब दास वंश और ममलूक वंश में यहाँ अंतर क्या है वो समझ लीजिए। आरंभ में तो ये दास वंश कहलाया है, लेकिन कुछ इतिहासकारों को इस नाम पर आपत्ति हुई, यानी इतिहासविदों को, ऐतिहासिक विद जो होते हैं हमारे इतिहासकार होते हैं, उनको इस नाम पर क्या हुई, आपत्ति हुई, और उन्होंने भैया इसका सार निकाला, यानी इसकी व्याख्या की। तो कहा कि भैया देखो, दास का मतलब होता है, दास का अभिप्राय क्या होता है यहाँ पर, जन्मजात दास। क्या मतलब होता है भैया, जन्मजात दास होता है यहाँ पर, यानी जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक यदि दास है तो इसके माता पिता भी कहीं ना कहीं किसी के दास रहे होंगे। इस आधार पर हम इसको क्या कहेंगे, दास वंश कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था भैया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो, उसके माता पिता कैसे थे, स्वतंत्र थे, वो किसी के दास नहीं थे। तो उसका मतलब, यानी मैं कहूँ कि ममलूक का मतलब यानी अभिप्राय यहाँ ये होता है कि स्वतंत्र माता पिता की संतान। बात समझ में आ रही है ना, स्वतंत्र माता पिता की संतान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अपने स्वतंत्र माता पिता की एक संतान था। ठीक है, तो इस आधार पर इसको हम क्या बोल रहे हैं, ममलूक वंश भी बोल रहे हैं। ठीक, अब ममलूक वंश बोल रहे हैं तो कुछ इतिहासकार जो होते हैं इस वंश को क्या बोलने लगे, इलवरी वंश भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने इसको नाम दिया इलवरी वंश, लेकिन फिर वही है, इतिहासकारों ने जब इसका नाम इलवरी वंश देखा तो कुछ अपोजिट में इसके विरोध में, इस नाम को लेकर मतलब कि विरोध में खड़े हो गए कि भैया ये इलवरी वंश कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने बोला क्यों नहीं हो सकता भैया, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भैया यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जो सभी शासक वर्ग होते थे, वो सभी शासक वर्ग कौन नहीं थे, इलवरी नहीं थे, इलवरी तुर्क नहीं थे। सभी शासक क्या थे यहाँ पर, इलवरी तुर्क नहीं थे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक इलवरी तुर्क नहीं था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूछता है ये। ठीक है, क्वेश्चन में इलवरी तुर्क नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए भैया, तो इस आधार पर हम इस वंश को हम इलवरी वंश भी नहीं कह सकते। तो डाउट क्लियर हो रहा है ना आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो कुछ इसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भैया फैक्ट हैं, तो फैक्ट की कहानी है, अभी हम फैक्ट के आधार पर ही चलेंगे। ठीक है, मेंस लेवल का भी इस पोर्शन से कुछ खासा आता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी कवर करेंगे। तो जैसे कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम जो है प्रथम जो है मुस्लिम शासक कौन हुआ आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। ठीक है, इसने क्या किया था भैया, राजधानी बनाई, किसको बनाई इसने, राजधानी लाहौर को बनाई थी इसने। चलिए राजधानी किसको बनाई इसने, लाहौर को बनाई। थोड़ा ब्रेक लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा एक पॉइंट और यहाँ पर क्लियर कीजिए कि यहाँ पर होता क्या है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वैवाहिक संबंधों की नीति पर ज़्यादा जोर दिया था। तो वैवाहिक संबंधों की नीति, जैसे कि भाई आपने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा होगा, समुद्रगुप्त ने भी क्या किया था, वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई थी और अपने साम्राज्य को विस्तारित किया था और नियंत्रित किया था।
ठीक है, आपने देखा होगा कि हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो आरंभ में हमने देखा था तो पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, और पुर्तगालियों के आगमन के क्रम में उनका जो कुछ जो बोलते हैं आपके वाइसराय थे, उनके गवर्नर थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई थी। और उन्होंने क्या किया था, पुर्तगालियों ने कहा था मतलब प्रमोट किया था किसको, पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो ये एक वैवाहिक संबंध की जो नीति है आज से नहीं, वो प्राचीन समय से चली आ रही है। और राजनीतिक विस्तार के केंद्र, राजनीतिक विस्तार के क्रम की यदि मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही सटीक और बढ़िया नीति मानी जाती है अपने साम्राज्य को विस्तारित करने में। तो ठीक उसी प्रकार से हुआ क्या कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि यालदौज की पुत्री से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। तो इस आधार पर जो यालदौज है, यालदौज इसका कौन हो गया, ऐबक का ससुर हो गया। ठीक है, ऐबक का ससुर हो गया तो इससे अच्छे संबंध हो गए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक की एक बहन हुआ करती थी, अब बहन का जो पति होगा वो क्या कहलाता है भैया, बहनोई कहलाता है। तो बहनोई कहलाएगा, कौन कहलाएगा, बहनोई। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन का विवाह किससे किया, ऐबक ने कुबाचा से किया। तो कुबाचा कौन हो गया, इसका बहनोई हो गया। बात ये याद रखना, ठीक है, कभी पूछ ले क्वेश्चन में। वैसे ये क्वेश्चन सिली टाइप के आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए आपको ये याद रखना आवश्यक है। चलिए, तो यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो ममलूक वंश है, उस ममलूक वंश की सहमति किस इतिहासकार ने दी थी, या किस इतिहासकार के आधार पर दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश और जो ममलूक वंश है उसको ममलूक वंश कहा गया। तो ध्यान रखना, जो हबीबुल्ला साहब जो हैं, उनकी सहमति के आधार पर ही या उनके कथन के अनुसार ही जो है कि ममलूक वंश पड़ा। ठीक है, ममलूक वंश का नाम क्या पड़ा, ममलूक वंश पड़ा। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। कहाँ बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को जीता और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, यानी लाहौर से अपनी सत्ता का संचालन किया। तो याद रखना अभी ये बात, लाहौर इसकी राजधानी थी। ठीक है, फिर इसकी बात, दूसरा फैक्ट की बात करें तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। ये मात्र अपने जो स्वामी है, अपना स्वामी कौन, मोहम्मद गौरी, उसका सिर्फ सिपा सालार बन के, या सिपा सालार या कहो तो उसको मलिक की उपाधि धारण करके ये गद्दी पे बैठा। ये अपने आप को सिपा सालार बोलता था कि भैया मैं मेरे मालिक का गुलाम हूँ और मैं मालिक की तुलना नहीं करूँगा, क्योंकि मालिक भी मेरे क्या थे, सुल्तान थे। मतलब अच्छा दास था, एक ईमानदार दास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ अन्य नाम में इसको लाख बख्श भी कहते थे और इसको कुरान खां भी बोलते थे। तो कुरान खां भैया ये क्या करता था, कुरान की पंक्तियों का जाप करने वाला, यानी कुरान की पंक्तियों को निरंतर पढ़ते रहने के कारण इसको कुरान खां भी कहने लगे और इसको लाख बख्श भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम। ठीक है, चलिए आगे की यदि फैक्ट की बात करूं तो इसने क्या किया, 2.5 दिन का एक झोपड़ा था उसका निर्माण करवाया। ये स्थापत्य कला से संबंधित एक विषय है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको क्वेश्चन में कैसे पूछेगा वो, कि भैया 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो कहाँ स्थित है। तो पहले आपको आंसर याद रखना, भैया ये अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो भैया दूसरा आपको आंसर याद रखना है कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। चलिए, तो एक और फैक्ट आता है आपका कि जो है कुतुब मीनार की जो नींव रखने वाला जो प्रथम तुर्क मुसलमान कौन था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो व्यक्ति था जिसने कुतुब मीनार का जो है कि निर्माण स्टार्ट करवाया है, उसकी नींव रखी। ठीक है, अब नींव तो रख दी, अब किस आधार पर उसने नींव रखी, तो भैया एक प्रसिद्ध कोई इनके संत हुआ करते थे, उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी स्मृति में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की क्या स्मृति में इन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार की नींव रखी। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे आगे चलकर किसने पूरा करवाया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। जब हम इल्तुतमिश पढ़ेंगे तो इस फैक्ट को हम फिर रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है
कि जो है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के संबंध में भी कुछ क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, तो आपको याद रखना है मृत्यु। इसकी जो मृत्यु है 1210 ईस्वी में लाहौर में हो गई थी। अब इसकी मृत्यु कैसे हो गई, थोड़ी अजीबोगरीब घटना हुई यहाँ पर, थोड़ी हंसने वाली बात भी है कि कैसे गिर गया कैसे मर गया। ठीक है, तो कुछ नहीं, लाहौर में भैया ये चौगान खेल रहा था। चौगान आपने देखा होगा, वो घोड़े पे बैठ के उसको बॉल को ऐसे मारते हैं। सोचिए आप, उस समय भी ये मतलब ऐसा खेल प्रसिद्ध था जो आज खेला जाता है कहीं ना कहीं बड़े बड़े देशों में। ठीक है, तो चौगान को हम कहीं ना कहीं पोलो भी बोलते हैं। तो वो खेल रहा था घोड़े पे बैठकर। अब घोड़े पर बैठकर खेल रहा था, तो अब पता नहीं अचानक कैसे गिर गया। अब भाई उनको घोड़ा चलाने तो आते थे भाई, वो अरबी लोग थे, तुर्की लोग थे, तो वो तो ये तो कह नहीं सकते आप कि उनको घोड़ा चलाना नहीं आता था। वो तो बाई चांस घटना हो जाती है, तो किसी कारणवश वो घोड़े से गिर गए और वहीं पे मर गए, तो यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना, तो समझने आना ही चाहिए, नहीं समझने आएगा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। चलिए, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ फैक्ट थे जो हमने कवर कर लिए। इसके बाद हम कुछ जो नेक्स्ट क्लास है उसके जो है कि आने वाले शासक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर लें आप। ठीक है, और जो है कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।